यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। अब जो आपके पास इंग्लैंड है, ये एक कंपोनेंट है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। कल वाला टॉपिक। अच्छा, सबसे पहले क्या था कि कल हम बात कर रहे थे, हमने स्टार्ट किया था 1688 से, जिसमें हमने ये बात की थी कि पहली दफा दुनिया में जो डेमोक्रेसी है उसकी एवोल्यूशन किस तरह हुई, पहली चीज। दूसरी चीज हमने देखी थी कि आपके पास जो मोनार्की है या आपके पास मोनार्क है उसकी पावर्स किस तरह खत्म हुई। तो हमने कहा कि वहां पे एक किंग था जिसका नाम था जेम्स 2। जेम्स 2 बेसिकली एक कैथोलिक था, और उस टाइम तक आपके पास सब कुछ ठीक था जब तक वो उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, यानी उसका कोई बेटा नहीं था। अब जेम्स 2 का क्या मानना था कि वो बेसिकली डिवाइन राइट ऑफ किंग पे बिलीव करता था, यानी वो कहता था कि आपके पास किंग के पास क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट पावर्स। ठीक है, ये अगर हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास दो चीजें आती हैं, पार्लियामेंट वर्सेस मोनार्की। मोनार्की को कौन लीड कर रहा था आपके पास, जेम्स 2। पार्लियामेंट, एक तो वो आपके पास विग्स एंड टोरीज, ये दो पार्टीज के नेम हैं जो बाद में आपके पास क्या है, लिबरल और कंजर्वेटिव दो पार्टीज बनती हैं, यानी दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इनके दरमियान ये क्या थे, इन्होंने किसको बुलाया, विलियम को और उसकी जो डॉटर थी मैरी, बेसिकली उसकी दो डॉटर्स थी जेम्स की, जो प्रोटेस्टेंट थी। ठीक है, इनको बुलाता है वो। इसको वो क्या करते हैं कि जेम्स 2 को वो हराते हैं, ये आपके पास फ्रांस चला जाता है, और उसके बाद यहाँ पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी स्टार्ट हो जाती है। क्वीन एन, ठीक है, क्वीन एन जो 1700 के बाद आपके पास आती है। अब यहाँ पे क्या है कि जब पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी स्टार्ट होती है तो उसके बाद हमने डिटेल में बात की कि किस तरह उसका पॉलिटिकल उसके इफेक्ट्स आए, यानी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी स्टार्ट हुई, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, बिल ऑफ राइट्स आया। आपने मेंशन लाजमी करना है कि बिल ऑफ राइट्स आया था, टॉलरेशन एक्ट्स आए थे, यानी आपके पास जो रिलीजियस टॉलरेशन है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी वो सारी की सारी चीजें आपके पास पहली दफा वहां पे इंट्रोड्यूस होती हैं। इसमें जो मेन करेक्टर्स थे वो जेम्स 2 था, पार्लियामेंट्री फोर्सेस थी, और ये किसको लेके आई थी आपके पास, विलियम द ऑरेंज, और प्लस उसकी जो क्वीन मैरी थी। और इनकी वजह से क्या हुआ कि पहली दफा वहां पे आपके पास पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी जो है वो स्टार्ट होती है। अब क्या होता है, इससे आगे चलते हैं। इससे जो अगला आपके पास मेजर क्वेश्चन आता है वो यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड आता है। बस एक सेकंड। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। अब अगर हम इसको कहते हैं, सबसे पहले इसमें चार मेजर आपके पास पार्ट्स हैं। एक इंग्लैंड है, दूसरा आपके पास वेल्स है, फिर आपके पास स्कॉटलैंड है, और फिर आपके पास आयरलैंड है। आयरलैंड एक आपके पास फ्री आयरिश स्टेट है, और एक आपके पास नॉर्दर्न आयरलैंड है। अब बेसिकली जो सारी की सारी आपके पास इंग्लैंड है, ये एक छोटा सा आपके पास जजीरा था जहां पे आपके पास डिफरेंट ट्राइब्स थे, जिनको आपके पास एंग्लो सेक्सन्स, वो सारी हिस्ट्री वहां से स्टार्ट होती है, और वो स्टार्ट होकर ये जगह बनाते हैं। फिर 1542 में आपके पास वेल्स,
उस एरिया पे, जो एक एरिया था उसको कब्जा कर लेते हैं और वो क्या कर लेते हैं आपके पास यूनाइटेड किंगडम। फिर उसके बाद 1700 के बाद आपके पास स्कॉटलैंड की यूनिफिकेशन हो जाती है और आपके पास ये ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। फिर उसके बाद 1801 में आपके पास आयरलैंड आ जाता है। तो आपके पास ये पूरे के पूरे आपके पास 4 कंपोनेंट्स आते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि स्कॉटलैंड के लिए आपके पास ग्रेट ब्रिटेन जो नाम है, ये 1700 के बाद आपके पास। अब आपके पास क्या होता है कि सबसे पहली बात कि हमें अब यहाँ पे जो चीज समझनी है आपने, कि ये जो आपस में कंपोनेंट्स हैं ये आपस में इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। सबसे पहली बात थी कि इनका रिलीजन। दूसरी बात इनकी थी वहां पे आपके पास इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और इनकी ग्लोबल उस टाइम पे राइवलरी थी विद फ्रांस। फ्रांस में आपके पास कैथोलिज्म था, और ये वो टाइम था जब आपके पास ये जो ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पे था और ये आपके पास यूरोपियन पावर्स थी, ये दुनिया में क्या कर रही थी, कॉलोनियलिज्म कर रही थी। कॉलोनियलिज्म आपके पास क्या होता है, जब एक कंट्री यहां से जाती है किसी दूसरी कंट्री को, वहां पे आपके पास उसके रिसोर्सेज पे और उनकी सारी चीजों पे आपके पास क्या कर लेती है, कब्जा कर लेती है। ठीक है जी। सो ये आपके पास सबसे पहले क्या था कि रिलीजन। अब जहां पे भी आपके पास प्रोटेस्टेंट्स थे, यानी अब सबसे पहले आपके पास चर्च की बात आपको बता देता हूँ। एक आपके पास चर्च है होली रोमन, जो पुराना आपके पास क्रिश्चियनिटी में चलता आ रहा है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक प्रोटेस्टेंट और एक आपके पास कैथोलिक। फिर क्या हुआ कि हेनरी एट ने क्या किया कि उसने इंग्लैंड का अपना चर्च बना लिया, जिसको नाम देते हैं एंग्लिकन। ठीक है। अब यहां पे भी आपके पास क्या थे, यानी इनका इनका जो बेसिकली इन्होंने अपनी बुक नहीं इंट्रोड्यूस करवाई, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर्स। ठीक है। यानी इनके साथ ये जो होली रोमन आपके पास जो एम्पायर था, वो क्या करता था, कैथोलिक चर्च को कंट्रोल करता था। यहाँ पे हेनरी ने क्या किया कि अपना अलहदा एक चर्च बना लिया। यानी उसमें क्या किया कि जो क्रिश्चियनिटी की बेसिक टीचिंग्स थी, उसमें उसने नई चीजें इंट्रोड्यूस करवाई, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर इंट्रोड्यूस करवाई, और उसके नतीजे में अपने चर्च की बुनियाद रखी, उसको कहा एंग्लिकन। उस एंग्लिकन में कुछ आपके पास थे प्योरिटन्स, यानी वो अब इसमें रिफॉर्म्स की बात करना स्टार्ट कर दी। कुछ उसमें आपके पास नीचे नॉन बिलीवर्स थे, और कुछ आपके पास क्या थे, प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है। सबसे पहले आपके पास जेम्स वन, यानी जब स्टुअर्ट मोनार्की आती है, तो उस टाइम से इनका स्कॉटलैंड के साथ क्या था कि बड़ा एक क्या कहते हैं कि एक अच्छा रिलेशनशिप था। क्योंकि एक इसमें चीज आपके पास इनके दरमियान जो कॉमन थी, प्यूरिटन्स जी, कि वो क्या कह रहे थे कि अब इसको रिफॉर्म करो। अब इनका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इन सब का जितने भी हैं, इनका इनके साथ जो है वो एक राइवलरी चल रही थी, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट थे, ये बिल्कुल डिफरेंट थे। सो इनमें आगे आके क्या आती है, रिफॉर्मेशन का प्रोसेस जब स्टार्ट। नहीं नहीं, ये बिल्कुल अलहदा था। वो देखे ना, ये होली रोमन अंपायर था, उसके बाद होली रोमन चर्च था, जो प्योरली क्या था, कैथोलिक। हेनरी ने क्या किया कि एक नई बुक इंट्रोड्यूस करवाई, इसमें से कुछ टीचिंग्स निकाली, और अपना चर्च, इंग्लैंड का अलहदा चर्च बना लिया। सो इनका यहां से इनके दरमियान क्या हो गया, कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है। जो जो इंग्लैंड का चर्च है उसे एंग्लिकन चर्च कहेंगे, उनकी अपनी टीचिंग्स थी। जो आपके पास होली रोमन अंपायर या होली रोमन आपके पास चर्च था, उसको होली रोमन चर्च कहेंगे, वो बिल्कुल अलहदा था। वो कहाँ पे था आपके पास, यूरोप में। और जो इंग्लैंड था, इनका बिल्कुल ही रिलीजन जो है अलहदा हो गया, इसी वजह से इनके दरमियान राइवलरी भी चलती थी। आगे सर ये चलते जो हैं। इनका हेनरी था ये प्रोटेस्टेंट थे? जी, प्रोटेस्टेंट था ये। हेनरी एट, इसका बड़ा एक रोल है आपके पास इंग्लिश हिस्ट्री में। अच्छा जी। सर ये जो आप हेनरी एट की बुक बता रहे हैं, अगर ये तो कॉमन इंटरेस्ट की बुक है, तो जो पहले बुक ऑफ कैथोलिक कॉमन चर्च था। प्रेयर कहा जाता है इसको। ओके, और जो पहले कैथोलिक चर्च था वो बाइबल पे फॉलो हाँ जी, करते थे जो? हाँ जी, हाँ ओके। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो इसके नतीजे में क्या होता है कि इस बैकग्राउंड में आपके पास यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड होती है 1707। आपको पता है कि जो
विलियम द ऑरेंज, वो क्या था आपके पास, स्कॉटलैंड से था। ठीक है, और वो क्या था आपके पास, प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट था आपके पास। सो इसके नतीजे में क्या होता है कि इस बैकग्राउंड में आपके पास क्या था कि हिस्टोरिकली अगर देखें तो हिस्टोरिकली इनके डिफरेंट मोनार्क्स रहे थे। वो आते वहां से थे, आपके पास क्या होता था कि इनके डिफरेंट मोनार्क्स होते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक तो इनके ऊपर इनको फ्रांस की तरफ से एक परपेचुअल थ्रेट थी कि वो आके उन पे कब्जा कर ले। फिर दूसरा इनमें क्या था कि आपके पास जो कैथोलिक्स थे स्कॉटलैंड में, वो जो इंग्लैंड का मोनार्क है उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते थे। ठीक है, और तीसरा इससे क्या हुआ, इनकी कमर्शियल राइवलरी स्टार्ट हो गई। यानी ये क्या कर रहे थे, स्कॉटलैंड वाले अपनी अलहदा कॉलोनीज बना रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद इंग्लैंड वाले अलहदा कॉलोनीज बना रहे थे। तो अगर हम देखें यानी ये दोनों साथ में तो थे, ठीक है, लेकिन इनकी प्रॉपर यूनिफिकेशन नहीं हुई हुई थी। हिस्टोरिकली इनके जो मोनार्क थे आपके पास क्या होते थे, डिफरेंट होते थे, जिसकी वजह से क्या था कि जो इनकी फ्रांस के साथ एक ग्लोबल राइवलरी थी, उसकी उसमें क्या होता था कि परपेचुअल थ्रेट रहता था कि कभी भी वो आपके आपके पास आके आपके पास क्या कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। दूसरा क्या था कि जो स्कॉटलैंड के कैथोलिक्स थे, वो इंग्लैंड के जो मोनार्क्स थे उनको भी, जो उनके लिए भी एक थ्रेट क्रिएट किए रखते थे। जैसे हमने कहा कि जो इसके बाद जैकोबाइट्स रिवॉल्ट आती हैं, जो जेम्स टू का सन था, उस उसके जेम्स टू कौन था भला, जो आपके पास भाग के फ्रांस चला गया था, उसके जो फॉलोअर्स थे उनको जैकोबाइट्स कहा जाता था। यानी वो दोबारा क्या चाहते थे कि जेम्स को लेके आए, यहाँ पे कैथोलिज्म को क्या करें, रीस्टोर करें। सो ये सारे के सारे कहाँ पे मौजूद थे आपके पास, दोनों दफा दो रिवॉल्ट्स हुई हैं, दोनों दफा कहाँ से आपके पास स्टार्ट होती हैं, स्कॉटलैंड से होती हैं। तो ये बड़ा आपके पास क्या था कि एक मसला क्रिएट हो चुका था। नहीं नहीं, आगे है, फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत आगे है। ठीक, दोबारा बताता हूँ। अब देखें, दो आपके पास स्कॉटलैंड और इंग्लैंड क्या थे, दोनों अलग अलग थे। ठीक है, अब इसकी वजह से पहले हम सिंपल बात पे आते हैं कि दुनिया में जो कलोनियलिज्म चल रहा था उसकी वजह से उनकी कमर्शियल राइवलरी स्टार्ट हो गई। यानी ये कॉलोनीज बनाते थे, स्कॉटलैंड वाले कहते थे कि हम इधर से नहीं, हम ये हमारी कॉलोनी है, यहाँ पे एक दूसरे पे टैक्स इंपोज करना स्टार्ट कर देते थे। उसके बाद क्या था कि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट था, यानी आपके पास विलियम और जब मैरी आए, क्वीन एन आई, तो एक आपके पास एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 में आया, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि कोई भी बंदा जो कैथोलिक होगा या कोई मोनार्क अगर किसी कैथोलिक से शादी करेगा तो वो इंग्लैंड का मोनार्क नहीं बन सकता। अब वो जो आपके पास जेम्स टू के फॉलोअर थे वो बार बार इसको मान ही नहीं रहे थे, और वो सारे के सारे कहाँ पे मौजूद थे, स्कॉटलैंड में मौजूद थे, फ्रांस में भी मौजूद थे और स्कॉटलैंड में भी मौजूद थे। तो उसके बाद क्या होता है, क्वीन एन के टाइम में जो आपके पास मेजर डेवलपमेंट आती है, एक आती है आपके पास एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 में, जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि नो कैथोलिक कैन टेक ओवर द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, और एक आपके पास ये दूसरा आता है, यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। सो अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला इसमें फैक्टर था आपके पास इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है जी, इकोनॉमिक फैक्टर में आपके पास क्या था कि जो दोनों की ट्रेड थी, दोनों की तरफ से क्या एक जो है वो दोनों को नुकसान हो रहा था। यहाँ पे एक स्कीम लिखें, डेरियन स्कीम। ठीक है, डेरियन स्कीम आपके पास क्या थी कि जो स्कॉटलैंड के लीडर्स थे
या उस टाइम पे रूलर्स थे, उन्होंने पनामा में एक कॉलोनी बनाई। जब पनामा में एक एक जगह थी पनामा, वहां पे उन्होंने क्या की, कॉलोनी बनाई, तो वहां पे उनको क्या हुआ, मैसिव लॉस हुआ। डेरियन स्कीम स्कॉटलैंड के लीडर्स थे, जहां पे उस टाइम पे वहां पे उनके लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया कि पनामा में एक कॉलोनी बनाई। उसकी वजह से उन्हें क्या हुआ कि एक मैसिव लॉस हुआ। और उस लॉस को जब उन्होंने देखा कि लोग लोग उनके खिलाफ उठ खड़े हुए, तो उन्होंने इंग्लैंड की तरफ देखा कि हम क्या करते हैं, अब परमानेंटली इनके साथ यूनिफिकेशन कर लेते हैं, जिसके नतीजे में हमारे ये जो इकोनॉमिक लॉसेज हैं, ये आपके पास क्या होंगे कि ये खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या था कि आपके पास जो पॉलिटिकल मोटिवेशन थी इसकी, जिसमें सबसे पहले क्या था, यूनिफिकेशन विल हेल्प both countries to gain military superiority in colonial rivalry। ठीक है, कि उस टाइम पे इनकी जो आपके पास कॉलोनियल राइवलरी चल रही थी फ्रांस के साथ और स्पेन के साथ, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर इसके नतीजे में ये यूनिफिकेशन हो जाती है, तो इससे हमें ये हेल्प होगी कि हम दो कंट्रीज इकट्ठी होंगी। और इनकी जो स्कॉटलैंड की आर्मी थी, उनको कहा जाता हाईलैंडर्स। वहां वहां पे एक प्लेस है हाईलैंडर्स। वो हाईलैंडर्स जो थे आपके पास बेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री टेक्निक्स को फॉलो करते थे। तो उन्होंने कहा कि आपके पास ये स्कॉटलैंड में एक हाईलैंडर प्लेस का नाम है, वहां पे एक छोटी सी आर्मी थी उनकी। वो क्या थी कि आर्मी उनकी बेस्ट थी और मोस्ट एडवांस मिलिट्री उनके पास टेक्निक्स थी। जिसकी वजह से कि ये था कि फ्रांस के साथ, जैसे अभी अभी हम इस लेक्चर के दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे भी, फ्रांस के साथ टाइम एंड अगेन उनकी वॉर्स हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये हमारे साथ आ जाते हैं तो ये भी हमें एक एज मिल जाएगा। ये आपके पास क्या थी कि पॉलिटिकल मोटिवेशन, जिसमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, वॉर्स थी, और उसके बाद जो ओवरऑल आपके पास ब्रिटेन की सिक्योरिटी थी, वो भी क्या थी आपके पास एट स्टेक थी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले उनके क्या थे कि स्कॉटलैंड में फाइनेंशियल लॉस आया, जो उनकी जो इकोनॉमी है वो वीक हुई। प्लस ये था कि यहाँ पे ब्रिटेन को क्या चाहिए था कि अगर उसको सुपर पावर बनना है, तो कोई ऐसा एलाई चाहिए था जिसकी इकोनॉमी भी उसको हेल्प करे, उसके साथ राइवलरी भी ना हो, और उसके साथ साथ वो फ्रांस के साथ अपनी जो राइवलरी है उसमें उसको एक अपर एज मिल जाए। तो इसके नतीजे में दे डिसाइडेड लेट्स यूनाइट टुगेदर। और आपके पास क्या होती है 1707 में पहली दफा जो है वो फॉर्मली इनकी यूनिफिकेशन होती है। इसके नतीजे में क्या क्या हुआ, पहला पॉइंट लिखें। हाँ जी, लिखें इसको। अब उसके नतीजे, ये मैंने आपको अभी बैकग्राउंड बताया है, कि जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इस बैकग्राउंड में आपने ये 2 से 3 पॉइंट्स लिखने हैं। आपने बताना था ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद कि थोड़ा सा ग्लोरियस रेवोल्यूशन को टच करना है। उसके बाद बताना है कि स्कॉटलैंड में क्या हुआ, उसके बाद ब्रिटेन को क्यों चाहिए था, और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने उसके बाद लिख देने हैं। सर ये एक आपने पॉइंट लिखा था ब्रिटेन सिक्योरिटी, सर इसको थोड़ा सा समझा देंगे समझ में। अच्छा, ये आपके पास क्या था, यूरोप। यहाँ पे आपके पास दो पावर्स थी। एक, सबसे पहले आपके पास एक होली रोमन अंपायर था, एक फ्रांस था, और एक आपके पास स्पेन था। और यहाँ पे आपके पास क्या था, यूके। ठीक है, यानी इंग्लैंड और वेल्स। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि फ्रांस और इसकी क्या चल रही थी, राइवलरी। और इधर अगर इसकी स्कॉटलैंड के साथ भी राइवलरी चल रही थी, ठीक है, कि वो भी इसको तंग करते रहते थे, फ्रांस वाले इधर चले जाते थे, ठीक है, जेम्स शू भी इधर चला जाता था, ठीक है। उसके नतीजे में क्या हुआ कि यूके ने इसके साथ परमानेंटली यूनिफिकेशन कर ली, ताकि यहां से ये इंटर, यहां से जो क्लोज रहता है इसको अपना दोस्त बना लिया जाए। ठीक है, इस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कमर्शियल इंटरेस्ट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि पहला पॉइंट लिखें।
रिजॉल्व हो गया, वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन में हमने सेटल कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सबसे पहले इसको क्या किया गया, ज्वाइंट नेम ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या दिया गया आपके पास, ज्वाइंट नेम ग्रेट ब्रिटेन, और आपके पास कॉमन फ्लैग यूनियन जैक। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुई कि आपके पास वन पार्लियामेंट। इससे पहले इनकी जो पार्लियामेंट्स थी वो क्या थी, सेपरेट थी, उनकी अलहदा थी और इनकी अलहदा थी, जिसमें आपके पास 45 मेंबर जो थे पार्लियामेंट में स्कॉटलैंड के, वो हाउस ऑफ कॉमन्स में और 10 हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। जी, बाई कैमरल, उसी टाइम से बाई कैमरल चलते, यानी अब मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे स्कॉटलैंड था, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इंग्लैंड था। अब इसकी अपनी अलहदा यानी ये समझ लें कि एक अलहदा मुल्क था और ये एक अलहदा मुल्क था। उसके बाद इस यूनियन के बाद ये मुल्क इसमें जम हो गया, इसका एक सूबा बन गया, ये एक पार्ट बन गया। उसमें क्या हुआ कि एक इनकी यहाँ पे जैसे हमारी प्रोविंशियल असेंबली होती है, एक इस तरह की असेंबली बन गई, लेकिन मेन सारे के सारे जो फैसले थे उनके उस पार्लियामेंट में होने थे, जिसमें उनके मेंबर, जैसे हम हमारे पंजाब से मेंबर जाते हैं, सिंध से जाते हैं, बलोचिस्तान से नेशनल असेंबली में, उनके जो अपर हाउस है, हमारे यहाँ नेशनल असेंबली, सॉरी हमारे यहाँ लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं, वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, और अपर हाउस को हम सेनेट कहते हैं, वहां पे उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। तो उनके लोअर हाउस में 45 मेंबर्स कहाँ से आने थे, स्कॉटलैंड से, और उनके अपर हाउस में 10 मेंबर्स कहाँ से आने थे, आपके पास स्कॉटलैंड से आने थे। अगला पॉइंट लिखें, स्कॉटलैंड, यानी उनकी सीट्स उन्होंने फिक्स कर दी, यानी टोटल जो सीट्स थी उसमें सीट्स जो थी वो फिक्स कर दी, जो कि अभी तक भी उनके पास मौजूद है, अभी वो अपने स्टेटस के लिए। स्कॉटलैंड से, मैं बताता हूँ, एक मिनट, या जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये हमारी नेशनल असेंबली है, यहाँ से ये 4 सूबे हैं, यहाँ से यहाँ पे मेंबर्स इलेक्ट होके जाते हैं ना, इसी तरह उनके स्कॉटलैंड से भी आते हैं, आयरलैंड से भी आते हैं, वेल्स से भी आते हैं और इंग्लैंड से भी आते हैं। उससे पहले क्या था कि यानी अब देखें, पंजाब एक अलहदा मुल्क था, सिंध एक अलहदा था, हम इस तरह कह लेते हैं। उसके बाद यूनाइट होके सिंध इसका पार्ट बन गया। इसी तरह स्कॉटलैंड एक अलहदा मुल्क था, इस यूनिफिकेशन के बाद वो क्या हो गया कि इसका पार्ट बन गया। ठीक है, अब स्कॉटलैंड ने क्या किया जी, वो अलहदा था लेकिन वो 1801 में होती है जी, 1801 में होती है। ठीक है, इससे अब स्कॉटलैंड ने क्या किया, स्कॉटलैंड recognized Bill of Rights, Act of Settlement and Hanoverian Succession। ठीक है जी, सबसे पहले बिल ऑफ राइट्स, यानी उस टाइम पे जो एक पार्लियामेंट का मेन कंसर्न था उनका ये था कि जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। सो उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड वाले क्या करें कि वहां पे भी उनका अपना चर्च था, स्कॉटलैंड वाले भी क्या करें कि इस बिल ऑफ राइट्स को एक्सेप्ट करें। तो उन्होंने क्या कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी वहां पे भी आपके पास जो मोनार्की है वो आपके पास खत्म हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट थी कि उसमें कोई कैथोलिक जो है वो आपके पास किंग नहीं बन सकता, यानी उस बात पे उन्होंने एग्री किया। ठीक है, और तीसरा आता है हनोवरियन सक्सेशन। अब एक्ट ऑफ सेटल में क्या हुआ कि अगर क्वीन मैरी मर जाती है तो क्वीन एन आएगी, क्वीन एन के बाद उसके जो प्रोटेस्टेंट चाइल्ड है वो आएंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि क्वीन एन चाइल्डलेस मरी, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रेस ऑफ सोफिया, ठीक है, वो कहाँ पे थी आपके पास, वो यहाँ पे जर्मनी के पास एक हनोवर, थोड़ा छोटा सा एक एरिया था, जो किसकी डॉटर थी आपके पास, जेम्स 6 की या जेम्स 1 की, जो स्टूवर्ट है। इसको आप भूल जाएं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एक्ट ऑफ सेटल में क्या हुआ कि आपके पास मैरी है, मैरी के बाद विलियम आएगा, विलियम के बाद मैरी की दूसरी बहन एन आएगी, एन के बाद सोफी आएगी, जो क्या थी आपके पास, प्रोटेस्टेंट, और उनके घर का नाम यानी उनके खानदान का नाम क्या था, हाउस ऑफ हनोवर। तो इन्होंने इसमें एक्सेप्ट इसको क्या किया
बेसिकली इन्होंने कहा कि ये जो प्रोटेस्टेंट आ रहे हैं इनको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। सो बेसिकली हनोवरियन सक्सेशन क्या थी? हनोवरियन सक्सेशन ये थी कि जो लाइन है उसको प्रोटेस्टेंट्स में ही हमने रखना है, और इसी वजह से क्या होता है 1714 में आपके पास हाउस ऑफ हनोवर जो है वो आ जाता है। ये इसका ये था आपके पास तीसरा पॉइंट। ये उसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कि उन्होंने बैठ के ये उन्होंने देखा कि कौन कौन प्रोटेस्टेंट्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक लाइन बना दी कि सबसे पहले मैरी, फिर विलियम, फिर एन, फिर सोफिया। और इसको इन्होंने अगर स्कॉटलैंड इसके साथ आ रहा था, कल को स्कॉटलैंड कहता कि हम जेम्स टू जो है उसको सपोर्ट करते हैं, तो ये तो मसला हो जाना था। तो उन्होंने लीगली इसको एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि अब सोफिया यानी प्रोटेस्टेंट्स की तरफ ही जाएगा, ठीक है। इससे अगला आपके पास क्या आता है कि इन्होंने इसके बदले में, इंग्लैंड ने उसको क्या दिया, उन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी। उन्होंने कहा कि आपको जरूरी नहीं है कि आप एंग्लिकन चर्च को फॉलो करें, ठीक है, मतलब इंग्लैंड के चर्च को फॉलो करें। आप कोई भी रिलीजन जो है, प्रोटेस्टेंट्स हैं या कैथोलिक्स हैं, यू आर अलाउड टू लिव योर लाइफ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनको सेम ट्रेडिंग राइट्स ये दिया गया। उसके बाद कंपनसेशन ऑफ लॉसेस, जो मैंने आपको क्या बताया था, डेरियन स्कीम, वो सारा का सारा जो उसमें लॉस हुआ था वो किसने, इंग्लैंड ने किया। फिर उसके बाद क्या था कि उनको सेम क्वीन सेम वे, बेसिकली उन्होंने, अगर इसको हम देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, तो उन्होंने इसको एक मुल्क जो है वो बनाने की कोशिश की। यानी सबसे पहले जॉइंट नेम ग्रेट ब्रिटेन, कॉमन फ्लैग, यूनियन जैक, उसके बाद वन पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्कॉटलैंड ने क्या किया, बिल ऑफ राइट्स को, यानी आप कहें कि उसने बेसिकली जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के सारे आउटकम्स थे उनको क्या किया, उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया। और इस ट्रीटी को कहा जाता है जी, हाँ जी, स्पुइरिया था उस टाइम पे। इसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ यूनियन। नहीं नहीं, इनके दरमियान देखें ना, एक ट्रीटी हुई। इंग्लैंड ने क्या किया, कुछ कॉमन बातें हैं, जैसे ये यूनियन जैक था, ग्रेट ब्रिटेन था, उसके बाद यूनियन जैक था, वन पार्लियामेंट था। अब स्कॉटलैंड ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने बैठ के लिखे होंगे ना पॉइंट्स। स्कॉटलैंड ने क्या किया कि बिल ऑफ राइट्स को रिकॉग्नाइज किया, यानी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी। उसने एक्ट ऑफ सेटलमेंट और हनोवरियन सक्सेशन को रिकॉग्नाइज किया, यानी कि कोई कैथोलिक किंग जो है नहीं बन सकता। उसके नतीजे में इंग्लैंड ने क्या किया, अब स्कॉटलैंड के लिए क्या क्या रखा कि उसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया, कि यानी ये जरूरी नहीं है कि आप इंग्लैंड के चर्च को फॉलो करें। सेम ट्रेडिंग राइट्स दिए, कंपनसेशन ऑफ लॉसेस जिसकी वजह से वो साथ आए थे, यानी जो डेरियन स्कीम की वजह से उनको लॉस हुआ था, सेम क्वीन एंड सेम जो है वो आपके पास जो वेट है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है। लॉस स्कॉटलैंड का हुआ था, ठीक है जी। यानी उसमें जो सारा का सारा लॉस हुआ था वो इंग्लैंड ने अपने पास से स्कॉटलैंड को दिया। कॉलोनीज बनाई थी ना ओवरसीज, उन्होंने एक्सपेंशन की कोशिश की थी, तो इसकी वजह से उनकी कॉलोनीज की जो एक्सपेंशन है वो फेल होगी और उनको लॉस हुआ, ठीक है। अब इसको जरा सिंपल वे में एक स्टोरी की तरह हम देखते हैं। हम कहते हैं कि सर एक बात स्कॉटलैंड और पूछनी इंग्लैंड जो थे वो आपस में पहले अलग-अलग थे। लेकिन क्या हुआ कि जब विलियम ऑरेंज आया तो उसके बाद इनका क्या था कि अलहदा होना, लीगली ये पर्सनल यूनियन तो था लेकिन ये लीगली इकट्ठे नहीं थे। तो 1707 में उन्होंने ये डिसाइड किया कि स्कॉटलैंड को बड़े लॉसेस हो रहे थे, उनको फ्रांस की तरफ से भी थ्रेट था, और इंग्लैंड को क्या चाहिए था कि अगर उसने सुपर पावर बनना है तो एक स्ट्रॉन्ग एलाई की जरूरत थी। सो इन दोनों की वजह से दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर कुछ चीजें उन्होंने आपस में डिसाइड की। उन चीजों के डिसाइड करने में सबसे पहले आपने लिखना है जॉइंट नेम ग्रेट ब्रिटेन दिया गया। उसके बाद क्या है कि कॉमन फ्लैग यूनियन जैक दिया गया। उसके बाद वन पार्लियामेंट हो गई। उसके बाद स्कॉटलैंड ने क्या किया, बिल ऑफ राइट्स कब आया था आपके पास, 1689 में, जो मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट कि जिसमें आपके पास क्वीन एन की जो एक हमने जो उन्होंने डिसाइड किया था कोई कैथोलिक आपके पास किंग नहीं बन सकता। उसके बाद हनोवरियन सक्सेशन को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया।
उसके बाद क्या है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन देगी स्कॉटलैंड को, उसके बाद सेम ट्रेडिंग राइट्स। यानी इससे पहले क्या किया था कि यहाँ पे आप लिखें कि नेविगेशन एक्ट पास किया था इंग्लैंड ने, ठीक है, नेविगेशन एक्ट पास किया था जिसमें क्या था कि उन्होंने जो भी स्कॉटलैंड की ट्रेडिंग थी, ट्रेड वो कर रहे थे, उसको उन्होंने बैन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले आपने इंग्लैंड से परमिशन लेनी है और उसके बाद क्या करना है कि आपने ट्रेड करनी है। और उसके नतीजे में क्या किया कि जो स्कॉटलैंड है उसने बिल ऑफ सिक्योरिटी जो है वो पास किया, कि उसने कहा कि हम हनोवरियन सक्सेशन कोई नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, जब विलियम मरेगा तो उसके बाद जेम्स टू आ जाएगा, वो यहाँ पे अपना थ्रोन ले ले। यानी इस तरह से उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा था। यानी नेविगेशन एक्ट क्या था कि इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पे ट्रेड में पाबंदियां, सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर दी। उसने कहा कि जो भी आप दुनिया में आपने ट्रेड करनी है वो हमसे पूछ के करनी है। उसके नतीजे में क्या हुआ कि बिल ऑफ सिक्योरिटी, कि उन्होंने कहा कि विलियम अब कहां से था, स्कॉटलैंड से था, तो उन्होंने कहा कि इसके बाद जेम्स टू यानी वो जो दोबारा कैथोलिक है वो आ जाए, हम उसको क्या कर लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे। सो ये आपके पास क्या था कि ये सर इसमें कोई अपर हैंड था किसी का? मैं अच्छा, स्कॉटलैंड और उनके विलियम ऑफ ऑरेंज के बाद इश्यूज स्टार्ट होना स्टार्ट हो गए। स्कॉटलैंड अब ट्रेड कर रहा था, उसको पहले फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहे थे, ट्रेड कर रहा था, तो इंग्लैंड भी दुनिया में ट्रेड कर रहा था। अब इंग्लैंड ने कहा कि जहां जहां मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, जैसे कैरेबियन में था, अमेरिका में था, उसके अलावा आपके पास इंडिया में था, जहां जहां उसकी कॉलोनीज थी, वहां पे मेरी इजाजत के बगैर ये ट्रेड नहीं कर सकते। उसको हम कहते हैं नेविगेशन एक्ट। उसको रिटेलिएट किस तरह किया, उन्होंने कहा कि ठीक है अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो हम जेम्स टू जो है उसको फ्रांस से बुला लेंगे और उसका जो थ्रोन है उस पर जो क्लेम है उसको एक्नॉलेज कर लेंगे। सो ट्रीटी से पहले की बात बता रहा हूँ ना, बैकग्राउंड में दोबारा रिलेट करवाने के लिए। तो उसके बाद ये सारी की सारी आपके पास क्या होती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं। और उसके बाद यानी जो आपके पास मोनार्की है वंस एंड और खत्म हो गई। उसके बाद आपके पास क्या हुआ कि जो हनोवरियन सक्सेशन है यानी जेम्स टू वाला, तो आपके पास पूरा का पूरा किरदार यहाँ से खत्म हो गया जी। ये 1700 के अराउंड उन्होंने पास किया था। नेविगेशन एक्ट आता है, ठीक है, उसके दो आए थे, एक 1694 में आया था और एक 1700 के अराउंड आया। ईयर ना लिखें, ठीक है, क्योंकि ईयर लिखेंगे फिर आप कंफ्यूज होते हैं। आप जब सिंपली उनको बता दें कि ये नेविगेशन एक्ट है, ये चीजें उसके बाद खत्म हो गया ना, नेविगेशन एक्ट भी खत्म हो गया, बिल ऑफ सिक्योरिटी भी खत्म। सर जी सर ये सेम ट्रेडिंग राइट्स जब दिए हैं इन्होंने, तो उसका मतलब है नेविगेशन एक्ट और स्कॉटलैंड ने जो बिल ऑफ सिक्योरिटी दिया था वो दोनों कैंसिल हो गए थे। हाँ जी बिल्कुल। सर ये थर्ड पॉइंट में जो वन पार्लियामेंट थी इसमें इंग्लैंड की कितनी अपनी फीस थी? जी मेन पार्लियामेंट क्या थी, अब सारे के सारे लॉज कहां से बनेंगे, आपके पास इंग्लैंड से बनेंगे। सर सर इस टोटल तरह सीट से इंग्लैंड को अपर हैंड नहीं मिला क्या? ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा? हाँ मतलब ये भी एक फैक्टर आप कह सकते हैं कि जो पर्सनल रूल था विलियम ऑफ ऑरेंज, उसको क्या था कि एक एज भी था और उस लोग उसको थोड़ा सा क्या करते थे कि नफरत भी करते थे। यानी आप सिंपल इसको, अगर सिंपलीफाई वे में इसको आप समझना चाहते हैं, आप ये समझें कि उन दोनों के दरमियान पहले कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी और उसके नतीजे में दोनों ने आपस में एग्रीमेंट किया, उसको हम यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड कहते हैं। इससे आगे आपके पास आता है जी इम्प्लीकेशंस। इसकी इम्प्लीकेशन क्या आई, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ। क्या आपके पास जो दोनों पार्ट्स थे उनमें क्या आई, आपके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई। और उसके बाद ब्रिटेन की या इंग्लैंड की जो वर्ल्ड डोमिनेंस है, आपको पता है कि वर्ल्ड वार वन तक आपके पास जो दुनिया की सुपर पावर थी वो इंग्लैंड था, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन था। ये वो पॉइंट था जब आपके पास इसकी डोमिनेंस की क्या रखी गई, आपके पास उसकी बेस रखी गई, बुनियाद रखी गई। यानी आपके पास स्कॉटलैंड की जब सारी की सारी उसकी फोर्सेस आई तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या हुआ, ये आना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद क्या था कि आपके पास शेयर्ड फ्यूचर, उसके बाद एंड ऑफ कैथोलिक डोमिनेंस,
उसके बाद laid the foundation of democracy और strong naval power। ठीक है, पहला क्या आपके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ, यानी जब दोनों इकट्ठे हो गए तो दोनों की शेयर्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बनना स्टार्ट हो गई। उसके बाद ब्रिटेन की वर्ल्ड डोमिनेंस स्टार्ट हो गई। उसके बाद आपके पास शेयर्ड फ्यूचर एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कि आपके पास जो इंस्टीट्यूशंस है, पहली आपके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ, यानी स्कॉटलैंड वाले जो थे वो इनके साथ, यानी पहले जो इनके पैसा जो इनके दरमियान लड़ाई में लगता था, अब क्या हो गया कि आपके पास दोनों की जो है वो वेलफेयर में यूज होना स्टार्ट हो गया। फिर ब्रिटेन की वर्ल्ड डोमिनेंस स्टार्ट हो गई। उसके बाद शेयर्ड फ्यूचर आ गया, एंड ऑफ कैथोलिक डोमिनेंस, यानी जो जेम्स टू था उसका परमानेंटली लीगली जो क्लेम है वो खत्म हो गया। और उसके बाद क्या था कि आपके पास लेड द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जब उन्होंने बिल ऑफ राइट्स को एक्सेप्ट कर लिया है तो इसका मतलब एक डेमोक्रेसी आपके पास ऑटोमेटिकली वहां पे क्या करेगी कि प्रॉस्पर करेगी। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स, कि ब्रिटेन उसके बाद क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स बना। और इसी वजह से, इन दोनों के इकट्ठे होने की वजह से, बाद में जो आयरलैंड की यूनिफिकेशन है वो भी आपके पास क्या हुई, पॉसिबल हुई। ठीक है जी। अब हम उस जो पॉइंट है ना उसको हम साथ साथ लेके चलेंगे। जो भी नई डेवलपमेंट, यही तो इस हिस्ट्री का फायदा है कि यानी आप उस पॉइंट को पीछे छोड़ना नहीं है, साथ लेके चलना है। ठीक है, ये आपके पास आता है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि अगला इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो हाउस ऑफ हनोवर आया था, हनोवरियन जो सक्सेशन है, यानी इसको आप याद कर लें कि क्वीन एन के बाद जो जॉर्ज वन आया था, वो जो आपके पास क्या था, प्रोटेस्टेंट, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया था आपके पास, यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड की वजह से। जी, अब हाँ ये भी कह सकते हैं स्कॉटलैंड में भी जो डेमोक्रेसी है वो इसकी वजह से गई थी। वो उसका बेटा था ना, सोफिया का, जॉर्ज सोफिया का बेटा था। ठीक है, इलेक्ट्रेस ऑफ सोफिया वो मर गई थी, उसका बेटा था जॉर्ज, वो आया था। ठीक है, उसको हाउस ऑफ हनोवर कहा जाता। ठीक है, समझ आई बात की या कंफ्यूज हो? यार ये मैं बताता हूँ, एक मिनट। सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, विलियम और प्लस मैरी, फिर एन आ गई। अब इस इलेक्ट्रेस ऑफ सोफिया की तरफ जाना था इसने, वो मर गई थी खुद, उसका बेटा जिंदा था जिसका नाम था जॉर्ज वन। और ये कहाँ पे रह रहे थे, हनोवर एक जगह थी जर्मनी के पास, जो आज प्रेजेंट डे जर्मनी है, वहां पे थी। वहां से आए और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ओवरटेक कर लिया। और ये सारे कौन थे, प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक्स नहीं थे। ठीक है, ये समझ आ गया? किसी को कोई इसमें मसला हो, कोई समझ ना आयो, 2 मिनट ले, जरा माइंड में मैप बनाए, फिर मैं आप लोगों से पूछता हूँ। सर एक बात पूछनी है, ये सोफिया के पास ये प्रोटेस्टेंट्स क्यों गए थे? जी, वो तो ये क्वीन मैरी की जो सिस्टर थी एनी, उसके बाद ये सोफिया की तरफ क्यों गए थे? क्वीन एन का जो था वो चाइल्डलेस थी, यानी उसका कोई बेटा नहीं था या कोई बेटी नहीं थी। सो इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने अल्टरनेटिव भी देखा कि एक इलेक्ट्रेस ऑफ सोफिया है, वो आपके पास प्रोटेस्टेंट है, उसको हम क्या करेंगे, थ्रोन को दे देंगे। सर सर वो कोई इलेक्ट्रेस ऑफ फेमस सोफिया पीपल थे? कौन थी? फेमस पीपल थे ये, या कोई मशहूर लोग थे, बिजनेसमैन थे क्या कह जो रहे इनको चूज करते? हैं, इसको कह रहे हैं जी, माइंड में जरा मैप बनाए इसका। सर इलेक्ट्रेस ऑफ सोफिया का क्लियर नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऑन नथिंग, रिलेशन भी था लेकिन हम रिलेशन की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि अगर आप इसके ट्री को खोलते हैं ना तो इतना कम्प्लेक्स हो जाता है कि वो इसको समझना। जो हमारा, अब मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या आता है। ये क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा जा सकता है, लिख लें इसके नीचे। अच्छा, आपके पास 2021 में क्वेश्चन आया है, व्हाट वर द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन। व्हाट वर द, ये आपके पास मैंने फाइल शेयर की हुई है, व्हाट वर द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉजेज
यानी आप इसमें वो सारे कॉजेज ये बताएंगे, फिर उसके बाद ट्रीटी को बताएंगे, फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज बता देंगे, तो आपके पास ये 5 to 6 साइड्स का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इस ये आप 2021 में जाएं, उसमें है व्हाट वर द पॉलिटिकल एंड सॉरी व्हाट वर द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन। ठीक है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप ये कॉजेज जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, बैकग्राउंड बताना है, उसके बाद आप कहेंगे व्हाट वर द चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय दिस यूनियन, ये सारे आप बताएंगे, वन पार्लियामेंट, उसके बाद बिल ऑफ राइट्स, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसके बाद ये आप लिखेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि इनके बेसिस पे चेंजेस क्या है, वो आप इम्प्लीकेशन ये 6 से 7 लिख देंगी, वो आपके पास क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। सर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉजेज बेसिकली आप वही कहें कि जो आपके पास मोनार्की एक चल रही थी, यानी वो पार्लियामेंट क्या चाह रही थी कि जो बिल ऑफ राइट्स है और ग्लोरियस रेवोल्यूशन का जो आउटकम है उसको क्या किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। सो इस वजह से क्या था कि वहां पे आपके पास वो इसको यूनिफिकेशन की तरफ लेके जा रहे थे। हाँ, नेविगेशन एक्ट बता सकते हैं आप, बिल ऑफ सिक्योरिटी जो है वो बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी को समझ ना आया हो? सर जी जी पूछें। प्रोटेस्टेंट, मेजोरिटी प्रोटेस्टेंट थे वो, उसमें जो हाईलैंडर्स थे ना, जेम्स 2, सारे के सारे वहां पे स्कॉटलैंड में जाके इकट्ठे हो गए थे। हाँ जी, रिफ्यूज लिया होता, और वहां से वो क्या कर रहे थे कि इनको थ्रेट कर रहे थे। जी, हाईलैंडर्स ज्यादातर कैथोलिक्स थे जी। पॉप से तो हेनरी ने जान छुड़वा दी ना, 1540s के अराउंड उसने, हेनरी ने चर्च ही अपना लैदा बना लिया, वो इंग्लैंड का चर्च है अब। आगे चलते हैं, ये जी समझ आ गया आपके पास? सर एम आई ऑडिबल? जी जी। सर इलेक्ट्रेस ऑफ सोफिया का समझ नहीं आ रहा है, मतलब वो कोई पॉपुलर पर्सनालिटी थी क्या, मतलब वो क्यों वो आई? बेसिकली जब आपके पास, इसको हम फिर थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ये 3 डायनेस्टीज मेजर हैं, ट्यूडर डायनेस्टी, ठीक है, उसके बाद आपके पास स्टुअर्ट डायनेस्टी और हनोवर डायनेस्टी। अब उन्होंने क्या किया कि आप सिंपली ये याद रखें कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है उसमें 3 बंदों के या 3 जो आपके पास क्लेमेंट्स थे उनके नाम दिए गए थे। पहला क्या था आपके पास कि विलियम और मैरी, वो आ गए, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया, फिर उन्होंने कहा क्वीन एन की तरफ जाएगा, फिर इलेक्ट्रेस ऑफ सोफिया, यानी उनकी वो रिश्तेदार थी, उसकी तरफ जाएगा। उसको वो चूंकि मर चुकी थी, उसका बेटा का नाम था जॉर्ज 1, और वो रह किस जगह पे रह रहे थे, हनोवर में। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या हुआ कि वो हनोवरियन सक्सेशन आपके पास यहाँ पे आ जाती। ये सारा का सारा जी आपके पास था यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। इसमें कोई अगर आपके पास इशू है तो मुझे बताएं। अब आते हैं जी। सर जी, सर एक बात, जो वन पार्लियामेंट बनी थी उसमें 45 सीट्स तो स्कॉटलैंड की थी, टोटल कितनी थी सर? टोटल उस टाइम पे 430s के अराउंड थे, 430s के अराउंड। अभी 435 हैं स्कॉटलैंड की, स्कॉटलैंड का। जी, ये वैसे पॉइंट है उसका एक, यूनिफिकेशन की वजह से क्या होगा, मिलिट्री सुपरियोरिटी जो है वो। इससे अगला आपके पास पॉइंट आता है, अगला जो टॉपिक है वो आपके पास, अच्छा मैं ना एक कोशिश ये कर रहा हूं आपके लिए कि मैं इसको सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूं, जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, क्योंकि जो मुझे पढ़ते हुए फील होती थी जब मुझे मसला हुआ था कि एक्स्ट्रा डिटेल्स हम पढ़ते रहते हैं और जो कि एग्जाम में रेलिवेंट ही नहीं है। जितना आपके पास ये पढ़ाया है इट इज मोर देन इनफ, अगर आप इसको ही सिंपली अपने पेपर में रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, कोई डेट्स और नहीं करनी, कोई नाम नहीं करने, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आप इस पूरे एरा को 1800 तक पढ़ेंगे तो और भी डेवलपमेंट्स आ जाएंगी, उनको आप देखें ना। अब इसमें आप ग्लोरियस रेवोल्यूशन का रेफरेंस दे सकते हैं कि विलियम ऑफ द ऑरेंज और जो मैरी है वो किस वजह से आई थी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन की वजह से आई थी। ग्लोरियस रेवोल्यूशन की वजह से एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट की वजह से क्या हुआ, यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड हुई, और यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड की वजह से हनोवरियन सक्सेशन हुई। ठीक है, ये क्या था बेसिकली, द रिप्लेसमेंट ऑफ
Queen Anne from with George I from House of Hanover in Germany। जी, ये स्टुअर्ट डायनेस्टी से थी, ठीक है जी, जर्मन हुआ। इसी वजह से एक और बड़ा शिफ्ट आता है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसको पता ही नहीं था, इसको आती ही नहीं थी लैंग्वेज इंग्लिश। जब इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी तो यहीं पे आपके पास प्राइम मिनिस्टर का जो आपके पास वो पोस्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि सारी की सारी वो बातें इससे पूछता था। सो इसको हनोवरियन सक्सेशन को सिंपल वर्ड में हम क्या कहते हैं कि आपके पास द रिप्लेसमेंट ऑफ क्वीन एन, जो क्या थी आपके पास, अगर उसके बच्चे होते फिर हनोवरियन सक्सेशन ना होती, फिर आपके पास जो स्टुअर्ट मोनार्की है वही चलती रहती। लेकिन अब क्या हुआ कि इसके बच्चे नहीं थे जी, वो आपके पास जो थे वो कैथोलिक थे, वो भी चाइल्डलेस ही थी मैरी। और आपके पास क्या थी विलियम, उसकी बात करें ना आप, वो क्या थी कि चाइल्डलेस थी, इसी वजह से क्वीन एन आई, क्वीन एन भी क्या हुई, चाइल्डलेस हुई। और इधर किधर चला गया आपके पास कि जॉर्ज वन। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये डिसाइड हुआ कि उन्होंने कहा कि बेसिकली वो किसके अगेंस्ट था, जेम्स टू, ठीक है। जेम्स टू की जितनी भी लाइन थी जो कैथोलिक्स थे, उनको क्या कर दिया गया, उन्होंने कहा कि ये अब नहीं आ सकते, ठीक है। तो उसने कहा कि जो इसके प्रोटेस्टेंट्स हैं, जिसमें आपके पास मैरी थी फिर एन थी, ये आएंगी, अगर इनके बच्चे होते हैं तो वो नीचे चलता रहेगा। फिर उन्होंने कहा कि एक और भी इनके साथ जो इनका बिल्कुल परदादा था, इस तरह हम सिंपल कर लेते हैं, जेम्स सिक्स, जहां से इनका हाउस ऑफ स्टुअर्ट स्टार्ट हुआ था, उसकी एक बेटी थी या उसके साथ लिंक था उसका, उसका नाम था सोफिया, जो क्या थी आपके पास प्रोटेस्टेंट। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे रुक जाता है तो इधर नहीं आना, फिर भी हमने इधर ही जाना है, सोफिया जो आपके पास प्रोटेस्टेंट है उसके पास जाएंगे। अगला क्या आता है आपके पास जी, कि हाउस रिप्लेसमेंट ऑफ क्वीन एन विद जॉर्ज वन फ्रॉम हाउस ऑफ हनोवर इन जर्मनी इन 1714। इसे हम कहते हैं हनोवरियन सक्सेशन, जिसमें आपके पास क्या था कि सबसे पहले ये आए क्यों थे, इस वजह से आए थे कि आपके पास एक्ट ऑफ सेटलमेंट में इनके बारे में लिखा गया था। अगर एक्ट ऑफ सेटलमेंट ना होता तो आपके पास क्या होती कि ये ना आती। उसके बाद क्या था कि आपके पास क्वीन एन, वाई हम कर लेते हैं इसको, वाई दिस हैपेंड, क्वीन एन डाइड चाइल्डलेस, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपके पास आता है राइजिंग थ्रेट ऑफ जैकोबाइट्स, राइजिंग थ्रेट ऑफ जैकोबाइट्स। अब जैकोबाइट्स कौन थे, फॉलोअर्स ऑफ जेम्स टू, जो कौन था आपके पास, कैथोलिक, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। उसमें जो स्कॉटलैंड वाले थे उन्होंने भी हनोवरियन सक्सेशन को एक्सेप्ट कर लिया हुआ था। मतलब ये हुई क्यों, अगर वो ना एक्सेप्ट करते स्कॉटलैंड वाले तो ये आपके पास नहीं होनी थी। और उसके बाद क्या था कि जो इसका बेटा था जेम्स टू का, उसका नाम था जेम्स एडवर्ड, वॉज इन अलायंस विद फ्रांस। जो इनका क्या था आपके पास दुश्मन, ये किसका बेटा था, जेम्स एडवर्ड, जेम्स टू का। और ये जो अभी भी जैकोबाइट्स हैं वहां पे, अभी भी इनके फॉलोअर्स हैं, ये इसका बेटा था। इनको क्या कहा था, जैकोबाइट्स। अब जैकोबाइट्स क्या कर रहे थे कि बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि हम कैथोलिज्म को यहाँ पे लेके आए। उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो विग पार्टी थी, अब बेसिकली विग जो थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो आपके पास बिल ऑफ राइट्स है और जो आपके पास हनोवरियन हाउस ऑफ हनोवर है, इन्होंने ओपनली क्या किया कि इसको सपोर्ट किया। यानी एक पार्टी क्या थी कि उसने ओपनली इसको सपोर्ट किया, इस वजह से आपके पास क्या आ गया कि हाउस ऑफ हनोवर आ गया दोबारा, ये हनोवरियन सक्सेशन को। यानी देखे ना, दो पार्टीज थी, एक विग थी और एक आपके पास टोरी पार्टी थी। विग वाले क्या करते थे कि वो पार्लियामेंट सुप्रीमेसी की बात करते थे,
वो कहते थे कि आपके पास डिवाइन राइट ऑफ किंग नहीं होना चाहिए। अब ये हाउस ऑफ हनोवर क्यों आया, इस वजह से मैं आपको कहता हूं कि जो हिस्ट्री है वो सबसे आसान सब्जेक्ट है अगर आप उसको सिंपल वे में लेके चलें। इस वजह से आई क्योंकि एक्ट ऑफ सेटलमेंट था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट अगेन आप बताएंगे कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे। यूनियन ऑफ एन जो है वो चाइल्डलेस मर गई, उसके बाद यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड वो हो गया, उसके बाद राइजिंग थ्रेट ऑफ जैकोबाइट्स उसकी थ्रेट थी, उसके बाद क्या था कि आपके पास जो उसका बेटा था वो फ्रांस के साथ अलायंस बना के बैठा हुआ था, और उसके बाद क्या था कि वेग की वजह से जो पार्टी है, एक पार्टी ने भी ओपनली उसको सपोर्ट कर दिया। उस टाइम पे टोटल 31 क्लेमेंट्स थे कैथोलिक, जो ये चाहते थे कि हम यहाँ पे क्वीन एन के बाद आए। उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास नोवरियन सक्सेशन जो है वो हो जाती है। हाँ जी, सक्सेशन लाइन जो है वो बना दी थी। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास सर ये काइंडली पॉइंट रिपीट कर दें, ये विग और टोरे वाला। वहां पे ना दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में अभी हम कहते हैं पीटीआई है और नून लीग है। वहां पे एक पार्टी का नाम था वेग, जो अभी आपके पास क्या है, अभी तो तकरीबन खत्म ही हो गया, लिबरल। और दूसरी साइड पे टॉरी जो क्या थे, कंजर्वेटिव। ये बेसिकली इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ये इनका ओरिजिन उस पॉइंट से हुआ था, जो लिबरल थे वो क्या कहते थे कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होनी चाहिए, यानी पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे। और ये जो टोरीज थे, ये कहते थे कि जो कैथोलिक है, कैथोलिज्म को वापस आना चाहिए, मोनार्की को दोबारा रिस्टोर करना चाहिए। सो इस वजह से इन्होंने राउंड विग्स पहनी होती थी, इस वजह से इनको विग कहा जाता था, और जो कंजर्वेटिव्स हैं इनको टोरी कहा जाता था। उसी वहीं सर से ये आपके इंग्लैंड पास में थे? जी, सर मतलब ये इंग्लैंड में पॉलिटिकल पार्टीज थी या स्कॉटलैंड में, मैं ये बात पूछ रही हूँ। इंग्लैंड में है जी, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। सर अच्छा, इसकी वजह से क्या हुआ आपके पास, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इसकी वजह से आपके पास क्या हुआ कि जो जॉर्ज वन था, जॉर्ज वन कौन था आपके पास, जॉर्ज वन कौन था, सोफिया का बेटा, सोफिया का कौन से बेटा। था, हाउस ऑफ हनोवर। और ये कहाँ से थे, जर्मनी, जी इसी के नीचे, जर्मनी से था। तो इससे इंग्लिश नहीं आती थी, और इंग्लिश कल्चर का भी इन्हें नहीं आइडिया था। इंग्लिश कल्चर का जब नहीं आइडिया था, तो सारा का सारा जो वेग का उस टाइम पे लीडर था, या जो वेग पार्टी थी, जिसने किसको सपोर्ट किया था, इसको लाने में सपोर्ट किया था, सारी की सारी पावर उनके पास चली गई। सो उस पावरफुल में क्या था कि एक पीएम यानी पहला बंदा था, उसके नीचे चंद एक लोग जो थे वो फैसला साजी में सारे के सारे हिस्सा लेते थे। इसके नतीजे में क्या हुआ कि वहां पे पहली दफा पीएम की पोस्ट स्टैब्लिश हुई, उसके बाद कैबिनेट सिस्टम डेवलप हुई, और आपके पास जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, पहले विलियम जो था वो थोड़ा बहुत उसका फिर भी किरदार था। अब ये जॉर्ज साहब जो थे, एक तो इनको इंटरेस्ट ही नहीं था, इनको वो पीवी थॉमस लिखता है कि ज्यादातर ये अपने जो हाउस ऑफ हनोवर है उसके बारे में ही सोचता रहता था। यानी आपके पास जो किंग है वो बिल्कुल उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एलियन हो गया अपने इंग्लिश सब्जेक्ट से। तो उसके नतीजे में आपके पास जो पॉलिटिकल पार्टी थी पार्लियामेंट में, वो अपने आप की ही खुद सारे फैसले करना स्टार्ट हो गए। और उसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर, टेक्निकली नाम नहीं दिया गया था, लेकिन द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दैट पार्टी, बिग पार्टी, जो कि आपके पास क्या था, रॉबर्ट वॉलपोल, वो उसका प्राइम मिनिस्टर बना। उसके बाद कैबिनेट सिस्टम यहां से डेवलप हुई, और आपके पास पहली दफा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विदाउट द इंटरफेरेंस बाय किंग वो एस्टेब्लिश होती है। किसका, रॉबर्ट वालपुल, आगे पढ़ेंगे उसको। ठीक है, इस बात को समझ आई सबको, कैसे, दोबारा चलते हैं। जॉर्ज वन आपके पास क्या था, वो हाउस ऑफ हनोवर यानी जर्मनी से था, उसको यहाँ पे इंग्लिश कल्चर से उसको एज सच पता ही नहीं था,
जब इंग्लिश कल्चर से पता नहीं था तो सारी की सारी जो फैसला साजी है या डिसीजन मेकिंग है वो किस पे आ गई आपके पास, वेग पे आ गई। और वेग में भी सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हुआ, प्राइम मिनिस्टर, और उसने क्या, उसके साथ साथ उसकी कैबिनेट हो गई, और उसके बाद पीएम, कैबिनेट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और उसके बाद क्या होता है कि आपके पास विदाउट जो किंग है डिसीजन मेकिंग वहां से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये आपके पास ही था पहला पॉइंट। अब इस पहले पॉइंट में जो सबसे पहले आपके पास जो एक चेंज आता है वो आपके पास वेग ओलिगार्ची आती है। अगला, इससे हम आगे चलते हैं। यानी ये आपके पास 60 मोस्ट पावरफुल पीपल थे, जिन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ब्रिटेन की सारी जो आपके पास पॉलिटिक्स है उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया 1714 से 1760 तक। इस सारे पीरियड को जो वेग ओलिगार्ची कहते हैं, आपके पास ओलिगार्की कहते हैं, जिसमें आपके पास सारी की सारी जो पावर्स थी डिसीजन मेकिंग की, लेजिस्लेशन की, एवरीथिंग वो इनके हाथ में थी। हनोवरियन सक्सेशन क्या है आपके पास, जॉर्ज वन का आना, और वेग ओलिगार्की क्या है आपके पास। ठीक है, यानी इन दोनों में जो अब काम किए जाएंगे सारे के सारे, वेग ओलिगार्की की वजह से क्या होता है, आपके पास प्राइम मिनिस्टरशिप, कैबिनेट बनी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई, और किंग का जो रोल है वो मिनिमम हो गया। अनोवरियन सक्सेशन में क्या हुआ आपके पास कि पीएमशिप बनी, कैबिनेट बनी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई, और उसके बाद जो वेग ओलिगार्की है वो आपके पास आती है। सो इस तरह से अब ये सारी चीजें आप इंटरलिंक आपने करनी है। के दौरान ये किंग यही है जॉर्ज। हाँ जी, जॉर्ज ही है, जॉर्ज वन ही है, फिर जॉर्ज टू आता है, फिर लेकिन वो सारी की सारी किस में हम देखेंगे, हनोवरियन सक्सेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट आपको समझ आया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कैसे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर रॉबर्ट वॉलपोल जो प्राइम मिनिस्टर था वो रहता है 1721 से 1740 तक, वो सारे के सारे जो काम करेगा वो किस में आएंगे, हनोवरियन सक्सेशन में और वेग ओलिगार्की में, क्योंकि वो उनका लीडर है। सो इस तरह से इसका मतलब है कि 3 क्वेश्चन 3 डिफरेंट डोमेन से आएंगे, लेकिन उसका कंटेंट सेम है आपके पास। ठीक है, इसको अगर आपने आपने लिखना है कि वेग ओलिगार्की है, उसके बैकग्राउंड में आप क्या बताएंगे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, उसके बाद बिल ऑफ राइट्स पास हुई थी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था, हनोवरियन सक्सेशन हुई, उसमें उन्होंने उसको हेल्प किया, लिहाजा उसके नतीजे में क्या हुआ कि आपके पास वेग ओलिगार्की आती है। अब इसको क्या कहा जाता है, इसको ओलिगार्की क्यों कहा जाता है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन अ फ्यू हैंड्स। पहली चीज, कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन अ फ्यू हैंड्स, और सारे के सारे आपके पास क्या थे, एलीट पॉलिटिशियंस थे। ठीक है, जैसे आपके पास क्या कहते हैं कि रॉबर्ट वॉलपूल की एक सेइंग है कि ऑल दोज मैन हैव देयर प्राइस, ऑल दोज मैन, मैं लिखता हूं, हैव देयर प्राइस, रॉबर्ट। तो इन्होंने क्या किया कि जब किंग को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, तो इन्होंने सारी की सारी जो की पोजीशन थी, उन्होंने की पोजीशन जो थी उसको अपने पास रखना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद क्या था आपके पास कि इन्होंने डिफरेंट पॉलिसीज अपनाई, जिसमें आपके पास कमर्शियल पॉलिसीज थी और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी, और ज्यादातर वो किसको सपोर्ट करने के लिए थी, उनके पर्सनल इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए थी। यानी कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन अ फ्यू हैंड्स, एलीट पॉलिटिशियंस थे, कमर्शियल पॉलिसीज और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन्होंने ज्यादातर आपके पास अपनाई। और उसके बाद क्या था कि आपके पास ये इनका डिक्लाइन क्यों आता है, इनका डिक्लाइन इस वजह से आता है, एक तो जॉर्ज थ्री जब आता है तो वो आपके पास वेल वर्स्ड होता है इन इंग्लिश पॉलिटिक्स, और उसकी मदर उसको अक्सर ये कहती है, जॉर्ज बी द किंग। ये डिक्लाइन आता है, फिर ये आपस में इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, सो इसकी वजह से इनका क्या हो जाता है,
डिक्लाइन आता है। और अब सर ये अगर हम जॉर्ज 3 कौन थे? जॉर्ज वन आपके पास पहला किंग था जो 1720 तक रहता है, 1760 में वो मर जाता है, फिर आपके पास जॉर्ज थ्री आ जाता है। ठीक है, जब इनका एंड होता है। बेसिकली मैंने ये ओवरव्यू उसी का आपको ही दिया बेटा है। था? जी ये उन्हीं के ही बेटे थे? जी, जॉर्ज वन का बेटा जॉर्ज टू, जॉर्ज टू का बेटा जॉर्ज थ्री। ठीक है, और जॉर्ज वन से पहले आपके पास कौन थी? क्वीन एन थी। ये इसका ओवरव्यू है। यानी इसको वेग ओलिगार्की क्यों कहते हैं कि आपके पास सबसे पहले ये पावर में आए हाउस ऑफ हैनोवर को सपोर्ट करने की वजह से। अब हाउस ऑफ हैनोवर जो था उनको इंग्लिश या इंग्लिश कल्चर से बिल्कुल भी फेमिलैरिटी नहीं थी। जब फेमिलैरिटी नहीं थी तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि सारी की सारी पावर्स इनके पास आ गई। जब कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन अ फ्यू हैंड होती है तो एलीट पॉलिटिशियन जो है वो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए पॉलिसी लाते हैं। और जॉर्ज थ्री जो था फाइनली उसने क्या किया कि इनकी जो पावर थी उसको ब्रेक किया, प्लस इनके अपने दरमियान क्या आना स्टार्ट हो गई कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो आना स्टार्ट हो जाते। अब अगर इनकी हम पॉलिसीज को देख लें ब्रीफली, ये इसका अब इस सारी डेवलपमेंट्स के आने का एक बैकग्राउंड था। अगर हम इसकी पॉलिसी को देख लेते हैं, सबसे पहले इसको वेग ओलिगार्की क्यों कहा जाता है? इनके लॉन्ग टेन्योर की वजह से। यानी देखें ना, 1714 से लेकर 1760 तक इन्होंने किसी और को आने नहीं दिया। यानी जो दूसरी टॉरी पार्टी थी उसको इन्होंने पावर में आने ही नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद क्या था कि इसमें अगर हम इसकी पॉजिटिव साइड पे देखें तो इन्होंने उसको मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी दी। क्या किया? मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी दी। उसके बाद पार्लियामेंट्री जो पावर है, अच्छे या बुरे अंदाज में उसको हम नहीं देख रहे अभी, पार्लियामेंट्री जो पावर है उसको क्या किया? एक्सपेंड किया। ठीक है जी। और इसके बाद इन्होंने क्या की? फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की, जिसमें आपके पास क्या था कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ इंग्लैंड इन्होंने स्टैब्लिश किया। उसके बाद नेशनल डेट सिस्टम वो स्टैब्लिश किया, बॉन्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया? यहां पे अगर हम आ जाते हैं, रिलीजियस टॉलरेंस। कैसे? आपके पास कि जो 1689 का हमने एक टॉलरेशन एक्ट पढ़ा था, शायद याद हो आपको, तो इसको ये बार बार क्या करते थे? एक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यानी जो आपके पास कैथोलिक्स होते थे उनको फाइन वगैरह होता था तो उनको हर साल माफ कर देते थे। ठीक है, रिलीजियस टॉलरेशन यानी कोई भी आपके पास जॉब में जा सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। पहले क्या होता था कि अगर प्रोटेस्टेंट आते थे सिर्फ प्रोटेस्टेंट्स को जॉब्स देते थे। यानी इसका मतलब है कि इन्होंने रिलीजियस टॉलरेशन जो लिबरलिज्म का एक फंडामेंटल आइडिया है उसको दुनिया में प्रमोट किया। दे वर द फर्स्ट वन जो इसको सामने लेके आए। उसके बाद इन्होंने ओवरसीज एक्सपेंशन की। ओवरसीज आपके पास एक्सपेंशन की, स्पेशली जो आपके पास यहां पे आप लिखेंगे 13 कॉलोनीज थी इनिशियली इन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वो सारी की सारी इन्होंने बनाई। और उसके बाद जो आपके पास ये हैं, क्या कहते हैं, इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये वेग ओलिगार्की जो है वो लेके आए थे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद साथ साथ इन्होंने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। ठीक है जी, सबसे पहले क्या था कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी दी। यानी 1714 से लेकर 1760 तक आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। फिर पार्लियामेंट्री पावर को एक्सपेंड किया। उसके बाद फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लेके आए, बैंक ऑफ इंग्लैंड एस्टेब्लिश किया। नेशनल डेट जो है उसको कम करने के लिए इन्होंने कोशिश की। उसके बाद क्या था कि बॉन्ड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, बॉन्ड सिस्टम बेसिकली क्या था? जैसे आज हम क्या करते हैं, बॉन्ड्स को बेचते हैं, उसके नतीजे में पैसे मिल जाते हैं। दे वर द फर्स्ट पर्सन जो बॉन्ड्स को इशू करते थे। अच्छा, जो ये जो इन्होंने इनके पास बुक है उससे मुझे एक चीज याद आई, जो अब्दुल कयूम की बुक है वो बहुत एक्सटेंसिव है। ठीक है, जब अगर आप उसको पढ़ेंगे ना
मैं चाहता हूं कि आप अपने सेपरेट नोट्स बनाएं। इसी वजह से मैंने 3-4 रिसोर्सेज से जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आपके लिए सेपरेट निकाल लिए हैं। इस बुक को अगर आप साइड पे रख देंगे, क्योंकि ये वो रिकमेंडेशन के लिए है कि उनको आप रेकमेंड कर दो, ठीक है वो पढ़ लें, लेकिन इस पे आपका जो टाइम है वो इतना कंज्यूम होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जी, कि आप, मैं अच्छा किया आपने मुझे सामने आ गई भी कि जब मैंने स्टार्ट किया तो ये बुक जो है इसमें इतना एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि आपको समझ नहीं आता। तो हमने उसको टेक्निकल वे में देखना है, इस तरह करना है कि एक ही पॉइंट को जब हम पढ़ रहे हैं तो आपके पास सारा का सारा वहां पे कवर हो जाए। अब ये देखें, ये सारी की सारी सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल सर स्टेबिलिटी कहाँ पे आ रही है? सर एक जस्ट जस्ट अ सेकंड प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी कहाँ पे आ रही है? नोवरियन सक्सेशन में। वहां पे पार्लियामेंट्री पावर भी इंक्रीज हो रही है, उसके बाद फाइनेंशियल रिफॉर्म्स भी आ रही हैं, रिलीजियस टॉलरेंस भी आ रहा है, एक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी आ रहा है, ओवरसीज एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे भी हो रहा है, वेग ओलिगार्की में भी हो रहा है, और अगर रॉबर्ट फूल प्राइम मिनिस्टर है तो उसके अंडर भी सारी की सारी यही चीजें हो रही है। यानी तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपने उसमें ये लिखना है। एक्ट ऑफ टॉलरेंस को उन्होंने दोबारा से हर साल वो क्या करते थे कि री इंट्रोड्यूस करवाते थे। 1689 में मैंने आपको बताया कि जब वो आया था तो जो विग थे बार बार उसको लेके आते थे, जितने भी डाइसेंटर थे उनको दोबारा से वो क्या करते थे कि ये प्रोवाइड करते थे। सर विग ओलिगार्की पे आता है, हनोवरियन सक्सेशन पे आता है, या रॉबर्ट वॉलपूल पे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के उसने क्या किया। तो तीनों में आपने मोर और लेस आपने क्या करना है ये बना। और दुनिया की जितनी भी आपके पास पॉलिटिकल थॉट है, इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल थॉट, वो विग्स की वजह से आया है। विग्स क्या यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करते थे, बिल ऑफ राइट्स की बात कर, लिख लें इसको, कि जो दुनिया में मॉडर्न आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है, मॉडर्न आइडिया ऑफ जो डेमोक्रेसी है वो सारा का सारा उसके पीछे जो आपके पास किरदार है वो आपके पास वेग वेग जो थे उनका था, या फिर आप हनोवरियन सक्सेशन को भी कह सकते हैं, क्योंकि वो चुप करके एक साइड पे हो गए थे। जब वो साइड पे हो गए थे तो इसका मतलब था कि उन्होंने इसको साइलेंस में जो है वो सपोर्ट दी। सर जी सर ये जॉर्ज वन के बाद जॉर्ज टू भी जॉर्ज वन जैसा ही था, उसने भी कोई बीच में इंटरेस्ट नहीं जी शो किया? बिल्कुल बिल्कुल, जॉर्ज 3 ने जाके कुछ चेंज किया। अच्छा, इसमें आप मजीद आप लिखें, इसके नीचे लिखें कि हनोवरियन सक्सेशन का एनालिसिस ऑफ हनोवरियन सक्सेशन। जी ये नेगेटिव साइड है, लेकिन इसको हम अभी इसकी नेगेटिव साइड में बताता हूँ आप। एनालिसिस आगे लिखें, इसके नीचे एक और पॉइंट लिख लें, एंड ऑफ डिवाइन राइट किंग। इसके इसी के नतीजे आप नीचे लिखते जाएं, एंड ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग, राइट ऑफ किंग। जी डिवाइन राइट ऑफ किंग, सॉरी, एंड ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग, मुझे नहीं पता उसका। ठीक है, अब इसकी अगर हम नेगेटिव साइड पे सर ये किसके नीचे लिखना है? एंड ऑफ डिवाइन राइट ऑफ इसकी जो किंग। पॉजिटिव चीजें हैं सारी पॉजिटिव ठीक। कंट्रीब्यूशन। नेगेटिव की तरफ हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या था कि जो आपके पास ये टोटल एनालिसिस है आपका, टोटल एनालिसिस है कि जो जो पॉलिसीज उसमें आई। अगर नेगेटिव साइड में देखते हैं तो आपके पास इंग्लैंड जो है वाज ड्रैग्ड इनटू यूरोपियन पॉलिटिक्स। किस तरह, कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? नहीं, हाउस ऑफ हनोवर कहाँ पे था? जर्मनी कहाँ पे था? सर जर्मनी और फ्रांस की ठीक है, तो वर्ल्ड फ्रांस वॉर बार वन बार की वर्ल्ड वॉर वन हाउस ऑफ हनोवर पे, और जब जब उसको मसला होता था ये यहाँ से आर्मी लेके पहुंच जाते थे। वर्ल्ड वॉर वन ठीक है, सो सारा का सारा जो आपके पास जो पॉलिटिक्स होती है उसमें ये आते हैं आपके पास। उसके बाद क्या था कि जो जब रिलीजियस टॉलरेशन आती है तो जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है, चर्च ऑफ इंग्लैंड, उसकी भी जो रेलेवेंसी है वो खत्म हो जाती है। पहले चर्च ऑफ इंग्लैंड क्या करता था कि उनको जो कैथोलिक्स थे
उनको पनिशमेंट करता था, उनको वो रोकता था कि जॉब में नहीं जा सकते। सो इसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि जो आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है, हाँ मतलब इसमें आप पॉजिटिव में लिख लें कि एक नेगेटिव में भी आता है अगर उनके पर्सपेक्टिव से उस टाइम पे देखा जाए, ठीक है। लेकिन हम पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं कि जो सेकुलरिज्म का आइडिया है कि यानी आपके पास स्टेट और चर्च, वो दोनों आपके पास क्या है, सेपरेट चीजें, ठीक है। सर चर्च ऑफ इंग्लैंड के आगे क्या लिखा हुआ है? चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है उसकी रेलिवेंसी जो है वो परमानेंटली आपके पास क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और आपके पास सेकुलरिज्म जो है वो रीइमर्ज होता है। अच्छा नीचे एक हेडिंग दें, नेगेटिव साइड ऑफ वेग ओलिगार्की। जी जी पूछें। उसके वेग ओलिगार्की की स्पेसिफिकली। हाँ जी हनोवर में, ये इन तीनों में आएंगी, तीनों पे कोई भी क्वेश्चन आए आपने ये सारा कंटेंट जो है वो वहां पे लिखना है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, चूंकि इन्होंने क्या किया कि फॉर अगर अगर हम इन देखते हैं वेग्स वेग्स क्या करते थे कि पैसे दे के वो लोगों को नेगेटिव साइड ऑफ, या कोई भी आप इसको हेडिंग दे सकते हैं, नेगेटिव साइड ऑफ वेग, ये ओवरऑल इन दोनों का है। मतलब आपके पास हनोवरियन सक्सेशन है, ये अगर स्पेसिफिकली वेग के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप कहेंगे करप्शन एंड फॉल ऑफ मोरालिटी, कि वहां पे करप्शन जो है वो और ज्यादा हो गई और फॉल एंड मोरालिटी आ जाता है आपके पास। उसके बाद क्या था कि वेग पार्टी पार्टी वाज वीकेंड ड्यू टू पर्सनल क्लैशेस, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि जॉर्ज थ्री जो था वो किस पे बिलीव करता था, डिवाइन राइट पे, सॉरी वो किंग की सुप्रीमेसी पे बिलीव करता था। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपनी प्लस टोरीज को, जो इनके दूसरे ओपोनेंट्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो क्या करते कि आपके पास दोबारा अपनी पावर को रीजोबिनेट, मतलब रीजोबिनेट मतलब दोबारा से इकट्ठे करते और आके वो आपके पास पावर को ओवरटेक करते। विग्स में थोड़ी ज्यादा थी। जी जी, नहीं डिवाइन राइट तो नहीं कहा मैंने, सर ये जैकोबाइट्स होंगे सुप्रीमेसी जो की बात की, डिवाइन राइट नहीं कहा इसे। नहीं, जॉर्ज थ्री ये कहता था कि जो किंग है वो सुप्रीम है, उसके पास पावर ज्यादा होनी चाहिए। इसको मौका मैं ये कह रहा हूं कि जब उनके दरमियान आपस में ब्रेक हुए वेग्स, पहले तो अगर वेग्स और टॉरीज जो है, पहली बात तो ये इन्होंने टॉरीज को मौका नहीं दिया। जब मौका नहीं दिया तो वो किसके साथ हो गए, जॉर्ज थ्री के साथ। फिर वेग्स जो है आपस अपने इनके पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से जब इनकी क्लैश आई, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या हुआ कि वो आपके पास जॉर्ज थ्री को मौका मिला और पार्लियामेंट फॉर द टाइम बीइंग अगले 40 से 50 साल के लिए दोबारा वीक हो गई, ठीक है। हाँ होते थे बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि टॉलरेशन एक्ट ने, हाँ जी। अगर हम इसको पूरे इस ये जो हमने पढ़ा है इसको हम अगर समराइज करें 4 से 5 हेडिंग में, तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। सबसे पहले वाई। सर ब्रेक का क्या सीन है? बोर हो रहे हो? नहीं, बोर तो नहीं हो रहे सर, वैसे ही पूछ रहे हैं, अगर मिल जाए तो। वाई, ठीक है मैं कर लेते हैं ब्रेक। वाई, ये वाई हैनोवरियन सक्सेशन, वाई वेग ओलिगार्की, वाई आपके पास रॉबर्ट वालपोल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने स्टेप्स क्या लिए या चेंजेस
brought about by them। ठीक है, हम इसी तरह क्या करेंगे, पहले टॉपिक्स को ऐसे एक्सप्लोर कर लेंगे, ये एस्पेक्ट है, ये है, फिर इसको एंड पे समराइज कर लेंगे 3 से 4 हेडिंग्स में, जिसमें स्टेप्स चेंजेस, और फिर यहां से अब आपने क्या करना है, जाके एक एक स्टेप का जो आपके माइंड में आता है कि ये इम्पैक्ट आया होगा, वो आपने क्या करना है, इम्पैक्ट उसका लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने उसको एनालाइज करना है। अब एनालाइज कैसे करना है, जो आपको लगता है ना अच्छी चीजें हैं, ठीक है, उनको आपने अच्छा कह देना है, जो आपको बुरी लगती है उनको आपने बुरा कह देना है। अगर आपको लगता है कि ये चीज वहां पे हुई थी, ये आज भी रेलेवेंट है, तो आप कहेंगे कि दिस थिंग इज ऑल्सो रेलेवेंट टुडे। ठीक है, यानी ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड, ये उनकी वजह से आई थी। तो ये सारा का सारा आपके पास इस एक एरा में होता है। अब क्वेश्चन आपके सामने पढ़ता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा कि आप इसको, अभी आपने इसको पढ़ना भी है, अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। What was the political and constitutional significance of Hanoverian succession in England? लिख सकते हैं, जरा बताएं क्या क्या थी सिग्निफिकेंस ऑफ हनोवरियन सक्सेशन इन इंग्लैंड। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है जी, व्हाट वर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ विग ओलिगार्की। हाँ जी, हाँ, करप्शन एंड फॉल एंड मोरालिटी। आप कहेंगे कि उनका जो कंट्रीब्यूशन थी, दे वर मोर देन दैट, उनकी, नहीं, आप पहले मेरिट्स लिखेंगे ना, व्हाट वर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, फिर उसको एनालाइज करेंगे। हाँ जी, प्रोज सारे लिखने हैं आपने, सारे प्रोज लिखने हैं। बैकग्राउंड भी आप कहेंगे कि बैकग्राउंड जो था, विग बेसिकली दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, फॉर द एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद मजीद हनोवरियन सक्सेशन में इन्होंने रोल प्ले किया। फिर उसके बाद इन्होंने जो चेंजेस ब्रॉड लेके आए, इंग्लैंड को स्टेबिलिटी दी, उसके बाद ये सारा आप उसमें लिखेंगे कि ये चेंजेस आए, और उसकी वजह से जो हनोवरियन सक्सेशन है उसको बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा अच्छा, मोस्ट एक्सपेक्टेडली आने वाला जो पेपर है उसमें या ग्लोरियस रेवोल्यूशन आएगा, या यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड आएगा, या हनोवरियन सक्सेशन में से एक क्वेश्चन कंफर्म है, क्योंकि आपके पास 2020 के बाद अभी तक इनमें से क्वेश्चन नहीं आया। 2020 के बाद अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, तो इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है आपका, 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अभी पहला पोर्शन जो है वो यहां तक कंप्लीट होता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, एम्पावरमेंट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब इस तरह से आप उसमें पॉइंट्स लिखते जाएंगे। ठीक है, जर्नल पॉइंट्स लिखने, स्पेसिफिक नहीं होना इसमें। हिस्ट्री में अगेन, स्पेशली ब्रिटिश हिस्ट्री में स्पेसिफिक नहीं होना कि ये फलां उसने ने ऐसे किया, उसको याद करने की आप कोशिश करें, फिर आप नहीं कर पाएंगे। इसको समझना है और एक स्टोरी की तरह याद करना है कि ये ऐसे हुआ था, ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद ये हुआ था, उसके बाद आपके पास ये डेवलपमेंट्स हुई, उसके बाद आपके पास ये डेवलपमेंट्स हुई। बाकी ये मेरे हैंड आउट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक पैराग्राफ का लिख लें, उसमें हमने खुद देखना है कि मैंने कितनी उसमें लिखनी है। ठीक है जी, यानी आप जैसे कहते हैं वेग ओलिगार्की वाज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बैकग्राउंड, इस तरह आप उसको रेलेवेंट बनाते हैं। ठीक है, फिर उस बैकग्राउंड में आप क्या करें कि आप जैसे बड़ा अच्छा अपने क्वेश्चन एक पेज पे चार्ट बना दें कि ये हुआ, पहले ग्लोरियस रेवोल्यूशन आई, फिर उसके बाद ये हुआ, विग्स ने उनको सपोर्ट किया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेके आए, हनोवरियन सक्सेशन को किया, इस वजह से विग की जो है वो दे वर कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप उसमें ना एक नया नया पर्सपेक्टिव देते हैं। ये आपके पास ही हमारा तीसरा पार्ट होता है ब्रिटिश हिस्ट्री का। इससे आगे चलते हैं, अगला आता है जी आपके पास रॉबर्ट वॉलपोल, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। सर जी, सर ये जो वहाँ पे उस टाइम डेमोक्रेसी थी, तो ये विग वालों ने एकदम वहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं होते थे कि इतना अरसा मतलब इनकी ही रही थी और दूसरी पार्टी को इन्होंने उन्होंने नहीं आने दी? एक तो चीज आप यहाँ पे लिखिएगा, सेप्टेनियल एक्ट पास किया था,
जो उनकी नेगेटिव साइड थी। एक ट्राइएनियल एक्ट था यानी सेप्टेनियल एक्ट, उन्होंने पार्लियामेंट की जो मुद्दत है वो 7 ईयर कर ली थी। ठीक है, इलेक्शन होते थे, यानी इलेक्शन में ज्यादातर वही जीत रहे थे क्योंकि उनको वेल्दी थे, करप्शन थी, ब्राइबरी थी। प्लस जो हम पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में देखेंगे कि उसमें जो वोटर राइट्स थे वो बड़े कम लोगों को दिए हुए थे। ठीक है, सो ये आपके पास क्या था, सेप्टेनियल एक्ट इन्होंने पास किया, जिसमें इन्होंने इसको नेगेटिव साइड में लिखेगा कि उन्होंने पार्लियामेंट की जो मुद्दत है उसको भी क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। उसके बाद आते हैं जी रॉबर्ट वॉलपोल, जिसको फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर, हाँ इस पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है लेकिन बातें सारी की सारी वही हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ, और इसके ये सबसे टफ पार्ट है ब्रिटिश हिस्ट्री का, ये सबसे टफेस्ट पार्ट है ब्रिटिश हिस्ट्री का, जो लोगों को लगता है या जो कंसिडर किया जाता है कि समझ नहीं आती, इसमें पता नहीं क्या है, क्या चीज है, ये सबसे टफेस्ट पार्ट है। उसके बाद सबसे आसान है, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, और उसके बाद कुछ ग्लैडस्टोन्स की रिफॉर्म्स हैं। यानी ये आपके पास जो है इतनी इसकी डिफिकल्टी लेवल है। अच्छा, जो आपके पास प्राइम मिनिस्टर है, ये 1721 से 1740 तक आपके पास प्राइम मिनिस्टर रहते हैं ऑफ इंग्लैंड। जी बिल्कुल, नहीं एक कहते हैं डिफेक्टो, एक होता है डिजोरो बाय लॉ, डिफेक्टो बाय फैक्ट, यानी ये सबसे पावरफुल था। इसी वजह से उसके बाद जो अगले बंदे आते गए, इसने एक ट्रेडिशन सेट की कि जो सबसे पावरफुल होगा पार्टी में, सारे के सारे वो डिसीजन लेगा। यानी आज भी यही होता है ना, जो पार्टी में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वही आपके पास प्राइम मिनिस्टर बनता है। जी, उसके बाद डिजोरो हो जाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये लिखें इसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज। इसने क्या किया, इसका जो मेन फोकस था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी, जिसमें इसने क्या किया, नेशनल बैंक ऑफ इंग्लैंड, बॉन्ड सिस्टम, ठीक है, उसके बाद डेट मैनेजमेंट, ये इसने क्या किया कि इसने इसको स्टैब्लिश किया। फिर उसके बाद इसने क्या किया कि टैक्सेशन में रिफॉर्म्स लेके आया आपके पास। टैक्सेशन में रिफॉर्म से मुराद ये वही आपको बताने लगा था कि आपके पास 3 तरह की रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी। एक, इसने जो टैक्स बेस है उसको वाइडन किया था। ठीक है, दूसरा, कॉलोनी से आपके पास टैक्स कलेक्शन इसने स्टार्ट की। तीसरा, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वो आपके पास इसने टैक्स को सोशल सेफ्टी, यानी जो आपके पास गरीबों के लिए जो चीजें हैं उन पे इसने लगाना स्टार्ट कर दिया। टैक्स बेस को क्या वाइडन किया, ज्यादा किया, मतलब ज्यादा लोगों को, यानी जो बेसिकली अगर हम इसको एक कंप्रिहेंसिवली बताएं तो टैक्स कल्चर को इसने प्रमोट किया। ठीक है जी, उसके बाद क्या था कि आपके पास डेवलप्ड कैबिनेट सिस्टम, पहला टैक्स बेस को वाइडन किया, उसके बाद कॉलोनी से जितनी भी कॉलोनीज थी अमेरिका में थी, उसके अलावा आपके पास इवन इंडिया में थी, उसने टैक्स बेस को इंक्रीज किया। फिर इसके बाद सोशल सेफ्टी नेट्स, यानी जो गरीब हैं उनके लिए क्या किया इसने, जो है वो रिफॉर्म्स की। फिर इसने क्या किया, डेवलप्ड कैबिनेट सिस्टम, इसने क्या किया, डेवलप्ड कैबिनेट सिस्टम, और ही वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। ठीक है जी, और उसके बाद बेसिकली थोड़ा सा अगर इसकी हम देखें तो ही वॉज नॉट रेवोल्यूशनरी, ये कहता था कि जो चीजें हैं
उनको एवोल्यूशन के थ्रू ठीक होना चाहिए, जो आज की डेमोक्रेसी का बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आप एकदम से क्या करें कि सारी चीजों को आप रिवॉल्व कर दें। वो कहता है कि लेट द स्लीपिंग डॉग लाए, कि जो सो रहा है उसको सोने दो। आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम क्या करेगा, वो अपने आप को ठीक करेगा। इंस्टीट्यूशन जब अच्छे होंगे तो आपके पास तब एक मुल्क जो है वो प्रॉस्पेरिटी उसमें लॉन्ग पर्सपेक्टिव में आएगी। फिर उसके बाद क्या था कि आपके पास रॉबर्ट वॉलपोल ने हनोवरियन सक्सेशन को स्ट्रेंथन किया। लिख लें इसमें, हनोवरियन सक्सेशन को स्ट्रेंथन किया, हाउस ऑफ कॉमन को स्ट्रेंथन किया, उसके बाद हनोवरियन सक्सेशन को स्ट्रेंथन किया। अब ये वो देखें, मैं जरा इन बातों को देखें, एनालाइज करें। ऐसी कॉमन बातें हैं जो आप खुद भी सोच के लिख सकते हैं यहां से, और यही सारी बातें आपने पेपर में भी लिखनी है अगर आप इसको टेक्निकली अंडरस्टैंड करते हैं। क्योंकि अगर आप याद करेंगे ना, आपको कभी भी याद नहीं रहेगा, बार बार भी करेंगे आपको भूल जाएगा। लेकिन आपको स्टोरी जब याद होगी तो इसमें आप चीजें याद रहेंगी। और उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कैबिनेट। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कैबिनेट। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कैबिनेट के इसे हम कहते हैं मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के टाइम में जब आप पूछते नहीं है कि क्वेश्चन करें, किसी फलां मिनिस्टर से क्वेश्चन करें, तो ही वाज द पर्सन बिहाइंड दिस रिफॉर्म। उसके बाद क्या था कि आपके पास बॉन्ड सिस्टम आपको बता दिया। नेशनल डेट को इसने डिक्रीज किया फ्रॉम 51 करोड़ से आपके पास 43 तक। जो पहले मैंने आपको पॉइंट बताया है उसमें आप लिख लीजिएगा। उसके बाद रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है जी। उसके बाद जो फॉरेन पॉलिसी में अगर हम देखते हैं तो इसने अपीजमेंट की पॉलिसी बेसिकली अपनाई। इसने कोशिश किया जब तक 1740 तक ये रहा, इसने कहा कि जो फ्रांस है उसके साथ क्या करें कि हम जो है वो अपीजमेंट की पॉलिसीज रखें। फिर उसके बाद क्या किया कि हमेशा इसने पॉलिटिकल कंप्रोमाइज को जो फॉरेन पॉलिसी थी ना उसमें इसकी राइवलरी चल रही थी फ्रांस के साथ। अब ज्यादातर टॉरी जो आपके पास वहां पे पहले थे वो ये चाहते थे कि जो किंग था जॉर्ज वन जॉर्ज टू, वो फ्रांस का किसको थ्रेटन करता था, हनोवर को, बिल्कुल उसके पास था। वो कहते थे इसके साथ वार करो। लेकिन 1740 जब तक ये रहा, इसने ये फ्रांस के साथ ओपन वॉर में नहीं गए। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसमें क्या था कि आपके पास, इसे हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, कि आप वॉर की तरफ नहीं जाते। फिर इसने रिलीजियस टॉलरेंस की बात की, फिर पॉलिटिकल कंप्रोमाइज पे इसने बात की। फिर इसकी वजह, इसका जो फॉल है वो 1742 में होता है इंटरनल डिवीजन की वजह से, और 1745 में इसकी डेथ हो जाती है। पॉलिटिकल कंप्रोमाइज ये था कि ये, अब देखें ना, 17 इसका जो टोटल आपके पास पीरियड बनता है 1721 से 1740 तक बनता है, 19 साल का है। तो इसका मतलब है ये क्या करता था कि जो जॉर्ज वन को भी इसने, जॉर्ज वन और जॉर्ज टू को भी खुश रखा हुआ था, और उसके बाद जो टॉरीज हैं उनको भी खुश रखा हुआ था, और करप्शन और ब्राइबरी के थ्रू जो अपनी पार्टी के मेंबर्स थे उनको भी इसने क्या किया हुआ था, खुश रखा हुआ। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये आपके पास रॉबर्ट वॉलपोल है। अब जरा इन चारों को, हनोवरियन सक्सेशन, विग ओलिगार्की, और उसके बाद रॉबर्ट वॉलपोल, इनको आपने इकट्ठा करके एक क्वेश्चन बनाना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें मोर और लेस समहाउ आपके पास यही चीजें जो है आपने बतानी है। यहां तक कोई क्वेश्चन आए तो पूछ लें। हाँ, इसकी प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो खत्म हो जाती है, यानी उसके बाद यानी विग पार्टी से इसको निकाल दिया जाता है। हाँ, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 745 में इसकी डेथ हो जाती सर लास्ट हेडिंग क्या बताई थी आपने जिसमें ये लिखना है इसकी डेथ है। और उसका इसका नहीं करना। उसके बाद जो अगला प्राइम मिनिस्टर है वो है पिट द एल्डर, चैटहैम, जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। वो बेसिकली 7 ईयर की जो वॉर है उसमें उसका, देखिए जो आपके पास प्राइम मिनिस्टर्स हैं
वो इंपॉर्टेंट है जो जिसका किसी में रोल है। अगर यहाँ पे ये एनोवरियन सक्सेशन ना होती तो रॉबर्ट वॉलपोल भी ना होता। ठीक है, इसके बाद कोई मेजर डेवलपमेंट ही नहीं है, जिसकी वजह से उसका रोल भी नहीं है। जब भी आपके पास कोई डेवलपमेंट होगी उस टाइम पे वो प्राइम मिनिस्टर जो है आपके पास, उसकी इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है, यहां तक समझ आ गई है? सर ये लास्ट हेडिंग क्या लिखनी है जिसमें इसका फॉल और इसकी डेथ लिखनी है? हाँ जी, फॉल एंड डेथ, फॉल एंड डेथ। जी वो अभी करना है, आगे आगे करना है। उसके बाद 7 ईयर वॉर है। हम बिल्कुल बेसिकली मैं आपको ना एक वो टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर एरा में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, ताकि आपको ये समझ आ जाता है। तो बगैर पढ़े भी आप जो है ना 12 से 13 14 पॉइंट लिख लें। हिस्ट्री का बेसिकली पर्पज ही यही है। और उसको आप अपना खुद एनालिसिस, खुद वाला एनालिसिस दें। इसको देखें आपको इसमें अच्छी चीजें क्या लगी हैं, रॉबर्ट वॉलपोल या वेग ओलिगार्की में आपको अच्छी चीजें क्या लगी हैं। जरा बुक को साइड पे रख के या अपने नोट्स को या लेक्चर को साइड पे रख के खुद सोचें और एक पेज पे लिखें। अब ये क्या होगा, आपका एनालिसिस होगा। और इसी वजह से एग्जामिनर जो आपको क्या करेगा कि मार्क्स एक्स्ट्रा देगा। बेसिक नॉलेज यही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपके पास ही 7 ईयर्स वॉर। लास्ट लास्ट बस इसके बाद है ये लास्ट लास्ट 2 टॉपिक्स हैं। 7 ईयर्स वॉर है और उसके बाद आपके पास जैकोबाइट्स रिवॉल्ट है। सर हेडिंग रिपीट कर दें। इसके बाद करेंगे 1776 में, अभी 1740 तक पहुंचे हैं। ठीक है, फिर 1776 में वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। फिर उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि आपके पास जो ये है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18 सेंचुरी में। एक क्वेश्चन इन तीनों में से आएगा, अमेरिकन, फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल। या आज के लिए इतना ही काफी है, क्या ख्याल है? कल भी क्लास है वैसे। ओके।